नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इस समय हम लोग धरती धन्ना अपना उपन्यास का वाचन कर रहे हैं, जिसके 4 भाग हो चुके हैं। आज 5वां भाग प्रस्तुत होगा। तो अभी तक आपने देखा कि पंजाब के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह नामक गांव का काली नामक किसान जो कि गांव छोड़कर 6 वर्ष पूर्व भाग गया था, पुनः गांव वापस आता है और गांव का रंग ढंग और हरिजनों दलितों की स्थिति और जमींदारों के चौधरियों के अत्याचार को देखकर बहुत ही दुखी होता है। और वह गांव में अपना पक्का मकान बनाने का निश्चय करता है, जिसमें गांव के ही उसके चाचा निकू उसके दीवार बनाने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। गांव का ही एक चमार लड़का है मंगू, जो कि काली को अपना प्रतिद्वंदी समझता है और काली निक्कू की ही मंगू की बहन ज्ञानों को ही अपनी प्रेयसी समझने लगता है और ज्ञानों भी काली की ओर आकर्षित रहती है। और दीवार बनाने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के दौरान उसके चाचा निक्कू को थोड़ा चोट भी आ जाती है, जिसको कि फैसला करने के लिए गांव का ही एक चौधरी धर्म सिंह आता है और गांव के पटवारी को बुलाकर ज़मीन नपवाता है। तो उसमें काली की ज़मीन चाचा की तरफ एक हाथ ज़्यादा निकलती है। फिर पटवारी उसको धमकी देकर चला जाता है। इसकी आगे हम देखेंगे इस भाग में। काली चौक के पार बाजीगरों के कोठे की ओर जाने के लिए गली में आया तो उसे ताई निहाली दिखाई पड़ी। उसने मैले पल्लू के नीचे कोई बर्तन छिपाया हुआ था और बहुत संभल संभल कर कदम उठा रही थी। काली तेजी से चलता हुआ उसके पास आया और ऊंचे स्वर में बोला, ताई। ताई चौंक गई। उसने बर्तन को और मजबूती से पकड़ लिया और पल्लू की ओर संकेत करके काली ने हंसते हुए कहा, ताई इसमें घी है क्या जो इतना छिपा कर ले जा रही हूँ? नहीं काका, मुझे घी देखे हुए तो कई साल बीत गए। बस ये समझ लो, जब जीतू पैदा हुआ था तब आधा सेर घी खाया था। मैं तो घी का रंग और स्वाद दोनों भूल गई हूँ। लस्सी लाई हूँ। लस्सी भी क्या, चिट्ठा पानी है। कैसा जमाना आ गया है। गाड़ी ले देते समय चौधरानियों के हाथ कांपने लगते हैं। आज के ज़माने में तो लस्सी भी नियामत हो रही। ताई ने बर्तन के पल्लू को हटाकर काली को दिखाते हुए कहा, तू तो चाय पीता है, प्रतापी कहती है तू लस्सी को मुंह नहीं लगाता। नहीं ताई, ऐसी बात नहीं है। लस्सी मिले तो पीऊँ। जब मैं शहर में था तो रोज़ लस्सी पीता था, यहाँ मिलती ही नहीं। 1-2 बार कोशिश की कि कहीं से दूध मिल जाए, लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। गांव में तो हर चीज़ भीख की सूरत में ही मिलती है, ज़बरदस्ती ली नहीं जा सकती। सोच रहा हूँ मकान बन जाए तो छोटी मोटी गाय रख लूँ। काली ने बर्तन के अंदर झांकते हुए कहा, काका तू पैसा वाला है, चाहे तो हल भी बना सकता है। निहाली ने बर्तन को फिर पल्लू से छिपाते हुए कहा, जीतू कई दिनों से कह रहा है कि उसके अंदर गर्मी पड़ गई है। नमक मिलाकर लस्सी पीने को कहता था। घर में नमक तो था लेकिन लस्सी नहीं थी। कल 10 घरों में गई लेकिन सब ने यह कहकर टाल दिया कि गर्मी से डांगरों का दूध सूख गया है। आज फत्तू चौधरी की घरवाली से 100 मिन्नतें की तो उसने आधी कटोरी लस्सी दी। काली उसके साथ साथ चलता रहा तो ताई निहाली को संदेह हुआ कि कहीं वह उसके घर ही ना आ रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो जीतू के हिस्से की आधी लस्सी इसको देनी पड़ेगी। इस समय वह किसी दूसरे के घर में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जहाँ भी जाएगी उससे पूछा जाएगा कि लस्सी कहाँ से लाई है। वह काली को अपने घर में आने से रोकने के लिए बोली, काका जीतू तेरे पास तो नहीं था? सुबह अंधेरे ही निकल गया था, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया है। तू कहाँ जा रहा है? काली ने ताई के दिल की बात ताड़ ली और शरारत से मुस्कुराता हुआ वह बोला, मैं भी जीतू को ही देखने आया था। अगर वह घर पर नहीं है तो मैं बाजीगरों के पास हो आता हूँ। छत के लिए सिरकियाँ बनवानी है। ताई निहाली ने घर में प्रवेश करते ही खट से दरवाज़ा बंद कर लिया। जीतू के प्रति ताई निहाली के लाड प्यार के बारे में सोचता हुआ काली बाजीगरों के कोठे की ओर बढ़ गया। चौक के दूसरे किनारे के साथ साथ झांखड़ में होता हुआ काली बाजीगरों के कोठे की ओर मुड़ गया। उनके कोठे बाकी गांव के से अलग थे, क्योंकि वे बिल्ली, लोमड़ी और गीदड़ तक का मांस खा लेते थे। यूँ तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनसे परहेज करता था, पर पंडित संतराम तो उनकी परछाई तक से भी दूर रहता था। लेकिन गांव वालों ने उन्हें इसलिए बसने की आज्ञा दे रखी थी क्योंकि वे मिट्टी के खिलौने बनाने और कलाबाजियाँ डालने के अतिरिक्त सिरकियाँ और तंत्र भी बनाते थे। खुशिया और उसके चाचा रोड़ा अपने कोठे के पास खड़े काली की ओर देख रहे थे। रोड़े ने अपनी आंखों पर हाथ की छतरी बनाई और उसने खुशी से पूछा, कौन आ रहा है? इसे गांव में पहली कभी नहीं देखा।
खुशिये ने कोई उत्तर नहीं दिया और काली को एकटक देखते हुए पहचानने की कोशिश करने लगा। जब वह उनके निकट पहुंचा तो खुशिया ने प्रसन्न होकर कहा, अरे काली है। कौन काली? अरे चमारों का काली। चमारों का काली? मैं समझा नहीं। ऐसा यही जो गांव से भाग गया था, सुना है शहर में से बहुत पैसा कमाकर गांव लौटा है। खुशिया ने उत्तर दिया। बड़ा बांका जवान है। काली की ओर निरंतर देखता हुआ रोड़ा 2 कदम आगे बढ़ गया। जब काली उनके बहुत निकट पहुंच गया तो खुशिया दौड़ा और उल्टी कलाबाजी लगाते हुए उनके सामने जा पहुंचा। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, काली सुना, क्या हाल चाल है? तू सुना, बड़े मज़े में है। काली ने खुशिया का हाथ पकड़ लिया और फिर रोड की ओर बढ़ता हुआ बोला, बंदगी चाचा, बंदगी। रोड़े ने भी काली का हाल चाल पूछा। कुछ समय तक इधर उधर की बात करने के बाद काली ने पूछा, खुशिया आजकल सिरकियाँ बनाते हो या कोई और काम धंधा कर लिया? गांव में आज तक क्या कभी किसी का धंधा बदला है? सिरकियाँ नहीं बनाएंगे तो क्या हल चलाएंगे? तुम्हें सिरकियों की क्या जरूरत पड़ गई? रोड़े ने पूछा। मकान बनवा रहा है, खुशिया ने बताया। अच्छा? रोड़ा चकित सा रह गया। सुना है पक्का मकान बनवा रहे हो? कच्चा पक्का ही समझो। कितनी छतें होंगी? 1 ड्योढ़ी की, 1 कोठड़ी की और आधी रसोई की। कितनी सहती डालोगे? 2 ड्योढ़ी पर, 2 कोठड़ी पर और 1 रसोई पर। 4 कम 30 सिरकियाँ लगेंगी। रोड़े ने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहा। दाम क्या होगा? जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। हम कौन से सेठ साहूकार हैं जो हिसाब किताब करेंगे। फिर भी जो कह दिया कि मन में जो आए सो दे देना। लोगों से 12 आने सिरकी लेते हैं, तेरे से 10 आने ले लेंगे, लेकिन सिरकियाँ बढ़िया दूंगा। रस्सी की जगह तंत, लोमड़ी की आंतों को सुखाकर बनाई गई डोरी से गांठूंगा। काली आखिरी कोठे के पास खेल रहे बच्चे को देखने लगा। खुशिये का छोटा भाई बच्चों को कलाबाजियाँ सिखा रहा था। उसके हाथ में छड़ी थी, जिसे बच्चे कलाबाजी में कोई त्रुटि रह जाए तो उन्हें वह पीटने लगता था। काली ने पूछा, खुशिये अभी कलाबाजी का काम भी करते हो या छोड़ दिया? जब बाजी देखने वाले ही नहीं रहे तो बाजीगरी कौन करेगा? बहुत जोखम का काम है। हरामी का शौक है, 1-2 चोट खाने के बाद इसका शौक उतर जाएगा। 8 साल पहले यह बलूंगड़ा सा था, लेकिन अब लड़का हो गया है, सोहना जबान निकालेगा। काली ने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए खुशिये से पूछा, इसका नाम हरामी क्यों रखा है? तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला? वह तो चुप रहा, लेकिन रोड़ा हंस दिया। इसका बाप बचपन से ही इसे हरामी कहकर पुकारता था, तो इसीलिए यह शुरू से ही जंगली बिल्ले की तरह शरारती था। और दूसरे इसका रंग गोरा था। कहते हैं गोरा कमीन और काला ब्राह्मण दोनों हरामी होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका यही नाम पड़ गया। जब कभी इसका किसी से झगड़ा होता है तो यह बहुत रौब से कहता है कि तूने हरामी के हाथ नहीं देखे। कह रोड़े ने एक बार फिर जोर से ठहाका लगाया। काली जेब से 1 रुपए का नोट निकालता हुआ बोला, चाचा यह लो बयाना सिरकियाँ बनाने का, बाकी पैसे सिरकियाँ बनने पर दूंगा। यह क्या, कोई एतबारी है? खुशिया ने कहा। नहीं, एतबारी की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ पक्की बात कर रहा हूँ। यह क्या कागज सा दे रहे हो? रोड़े ने नोट को देखते हुए पूछा। क्या शहर में यही चलते हैं? हाँ, यही चलते हैं। अगर रुपया का यह हाल हो गया है तो बाकी चीज़ों का क्या बनेगा? रोड़े ने हैरान होकर कहा। फिर रुपया संभालने के लिए जल्दी से अपने कोठे की ओर मुड़ गया। काली चों पार करके मिस्त्री संता सिंह के बढ़ई खाने की दुकान की ओर चल गया। तरखाना गांव के पश्चिम में बड़े रास्ते पर था। 2 कोठड़ियाँ थी, उसमें से एक तरखाना था, दूसरा रिहायश। उसने मुख्य काम गांव के काश्तकारों के लिए इन पंजाबी और कृषि संबंधी दूसरे औजारों के लिए लकड़ी बनाना और उनकी मरम्मत करना उनका मुख्य काम था। काली जब तरखाने पहुंचा तो मिस्त्री संता सिंह आंगन में खड़ा था। अपने घुटने तक लंबा तंग कच्छा पहन रखा था और सिर पर बसंती रंग का साफा बांधे हुए था। काली मुस्कुरा दिया। मिस्त्री जी, रोटी पकाने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मेरी घरवाली तो है नहीं जो मेरे लिए रोटी पकाएगी, मुझे तो अपने ही हाथ जलाने हैं। मिस्त्री ने थोड़ा सा आटा उठाकर तवे के ऊपर लगा दिया। उसका रंग पहले पीला हुआ, फिर काला पड़ा और फिर उससे धुआं उठने लगा। उसने रोटी बेल तवे पर डाली। रोटी की भाप उसकी उंगलियों को छू जाती तो वह हाथ झटकता हुआ उंगलियों को पानी में डुबो देता। बोला, जो हाथ तेरी आरी और कुल्हाड़ी चलाने के लिए बने हैं उनसे तू रोटी कैसे पकाएगा? मिस्त्री ने जोर से ठहाका मारा।
6 रोटियां पकाकर मिस्त्री तवे को नीचे उतार देता है और जले चूल्हे में जल रही लकड़ी राख से मसल कर बुझा देता है। उसमें अभी तक धुआं निकल रहा है। उसकी आंखों में पड़ा तो उन्हें मलता हुआ बोला, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह है, सिर्फ धुआं ही निकलता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। उसने एक बार फिर जोर का ठहाका मारा। काली उसे ध्यान से देखता हुआ बोला, मिस्त्री क्यों रोज हाथ जलाते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते, तरखाना भी भरा भरा लगेगा। मिस्त्री ने लस्सी के घूंट के साथ रोटी की ग्राही गले के नीचे उतारी और मुंह भरकर गाली दी, मेरे लिए सारी दुनिया की लड़कियां औरतें बहनें या माएँ हैं। वह लड़की शायद मर चुकी है या पैदा ही नहीं हुई जिसके साथ मेरा संजोग था। संता सिंह ने रोटी का खा सामान समेटा और अंदर रख दिया। फिर जूता पहनता हुआ नंद सिंह चमार को गाली देता हुआ बोला, पता नहीं जूते में कील गाड़ देता है जब पहनो पाँव को काटता है। तो काली ने शरारत भरी नजरों से उससे पूछा, तो अपनी कसर कहीं और निकाल लेते हो? काली ने शरारत से कहा। फिर संत के कान के पास मुँह ले जाकर बोला, अच्छा मिस्त्री जी और तुम्हारी नंद सिंह की लड़की पासों के साथ क्या रिश्ता है? वही जो कुतिया और कुत्ते का होता है। काली रन यानी ब्याहता पत्नी, जो अपनी ब्याहता होती है उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन पराई जनानी तो मुझे घोड़ी होती है, पता नहीं कब दग जाए। कुछ क्षणों तक मिस्त्री जूते में पाँव को हिलाकर कील की चुभन से बचने का यत्न करता है। फिर धाड़ी खुजाते हुए काली से पूछा, सुनाओ इधर कैसे आना हुआ? मिस्त्री जी, मेरा इरादा पक्का मकान बनाने का है, बुनियाद मैंने खोद ली है। अच्छा, निक्कू के साथ तेरा इसीलिए झगड़ा हुआ था। मुझे नंद सिंह ने बताया था कि काली और निक्कू का झगड़ा हो गया है। सच्ची पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों को पहचानना मुश्किल है, संत सिंह ने हंसते हुए कहा। मिस्त्री जी, क्या तुम्हारी नज़र में चमार और कुत्ते बराबर हैं? संत सिंह ने उसे क्रोध से देखा तो उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, मैं तो ठट्ठा कर रहा था, तो बुरा मान गया। काली ने अपने क्रोध पर काबू पाने का प्रयास किया पर वह अंदर से खलबलाता रहा। जब मिस्त्री को विश्वास हो गया कि यह उसके मुंह से सहज ही बात निकली थी तो उसने कहा, मैं पक्का मकान बनाना चाहता हूँ। जरूर बनाओ, या तो तुम अपने आप बना दो या किसी और राज का पता बता दो, मैं ही बना दूंगा। दिहाड़ी के कितने पैसे लोगे? जो बाकी राज लेते हैं। आजकल ₹1.25 ₹1.5 दिहाड़ी चल रहा। एक वक्त चाय और रोटी के साथ ₹1.25 ले लूँगा। ठीक है, कब से काम शुरू करोगे? जब तुम कहो। मैं तो अभी से तैयार हूँ, आज ही से तैयार हूँ। कल से शुरू कर दो। ठीक है, कल सवेरे आऊँगा। गारा तैयार रखना, सवेरे ही ईंटों पर पानी छिड़क देना। काली रुक गया। काली, तेरे से एक साथ बात करनी है। संत सिंह की ओर वह देखने लगा। संत सिंह ने काली की आंखों में झांकते हुए कहा, जैसा कि मैंने बताया है, हम जहाँ रात का काम कर रहे हैं, दोपहर की रोटी और शाम की चाय वहीं पीते खाते। तेरे घर की रोटी मैं खा नहीं सकता, इसलिए तू रोटी और चाय के नकद पैसे अलग दे देना। 4 आने होंगे। काली बुझे हुए मन से तर खाने से बाहर की ओर चला गया। लच्छो सिर पर टोकरा उठाए हवेली में दाखिल हुई। चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव दीवार के साथ घोड़ी की ऊंची खोर पर बैठा था। लच्छो को देखकर वह लहक लहक गाने लगा, तेरी हिक ते अला ना पाया नी जंगली कबूतर ने। हरदेव 21-22 साल का बांका जवान सुबह सवेरे बाजीगरों के छोकरे से मालिश कराता और शाम को उनके साथ सड़क पकड़ मारता। उसने काली रेशमी डोर में सोने का ताबीज बांधकर गले में लटका रखा था। बाजू पर ताकत का ताबीज बांधा था। लच्छो ने घूमकर उसकी ओर देखा और तेज कदमों से तबेले की ओर बढ़ गई। हरदेव ने दूसरा गाना शुरू किया। हरदेव ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए दीवान खाने के चबूतरे पर बैठ मंगू को जोर जोर से पुकारा। हरदेव उसे पहले तो झेप गया। मंगू के खांसने पर दीवान खाने के चबूतरे पर बैठा मंगू जोर जोर से खांसने लगा। फिर ऊंची आवाज में बोला, मंगू तेरे गले में क्या फंस गया है? नहीं निकलता है? डंडे से निकाल दूं? मंगू चबूतरा छोड़ हरदेव के पास आ गया और खी खी करने लगा। हरदेव समझ गया मंगू ने सब कुछ देख लिया है। मंगू उसे क्रोध में देखकर चुप तो रहा, लेकिन क्षणों के बाद उसके निकट जाकर गोपनीय स्वर में बोला, चौधरी यह प्रीतो की लड़की लच्छो है। हरदेव हैरान हो उसकी ओर देखने लगा। मंगू उसकी बात समझ में नहीं आ रहा थी। सीधी तरह बात कर साले, बुझा क्यों रहा है? मतलब यह है कि चौधरी हरदेव यह प्रीतो की लड़की लच्छो है। मंगू ने एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा। वह तो सुन लिया, आगे भी कुछ कहो।
चौधरी, क्या तुम प्रीतो को नहीं जानते? जानता हूँ। तो इसको भी जानो? यह उसी घोड़ी की बछेड़ी है जिस पर कभी बड़ा चौधरी बहुत मेहरबान था। मंगू हंसने लगा। हरदेव ने मंगू की ओर देखा और वो भी जोर से हंस दिया। हरदेव अपनी चौड़ी छाती, गोल रानों, मजबूत पट्ठों को देखा और दोनों बाजुओं को अकड़ाता हुआ बोला, चमारा तरकस की है, घी खाया है, दूध पिया है, तेरी तरह बाजरे की सूखी रोटियां नहीं चबाई। तो क्या हुआ, इसका फायदा तो किसी चमारन को ही होगा। मंगू एक बार फिर खिलखिलाकर हंस दिया। चौधरी, मैं हर रज्म समझता हूँ, दाई से पेट छिपा नहीं रहता। हरदेव को गुस्सा आ गया। वह उससे उलझने ही वाला था कि मंगू उसके तेवर भाप कर हाथ जोड़ता बोला, चौधरी जी माफ़ कर देना, मैंने तो कुछ कहा नहीं। मंगू की बातें सुन उस मकसीन चेहरे को देख हरदेव का गुस्सा दूर हो गया और प्रसन्नचित होते बोला, वाह मंगू, तूने पते की बात की है। मंगू ने हरदेव के कंधे पर हाथ रख दिया तो उसे 2 कदम तले ले जाने में बहुत धीमी आवाज़ में कुछ समझाने लगा। हरदेव उसकी बात सुन पहले तो परे हट गया। उसका रंग डर से पीला पड़ गया और होंठ कांपने लगे। चौधरी होकर हंस डरते हो? मंगू ने उसे छेड़ते हुए कहा। मंगू की बात हरदेव पर चाबुक की तरह पड़ी और दोनों हाथ उसने इतने जोर से हिलाए कि कुछ देर तक अपना ही हाथ दबाता और सहलाता रहा। लच्छो गोबर फेंक कर वापस आई तो हरदेव ने उसे रौब से आवाज़ देते हुए कहा, यह ले तबेले की घोकड़ी की चाबी, वहाँ गेहूं के सिट्टे पड़े हैं, उन्हें ले आओ। कोठरी का दरवाज़ा खुला रहने देना ताकि उसमें ताज़ी हवा फिर जाए। लच्छो की समझ में कुछ नहीं आया। वह अभी निर्णय नहीं कर पाई थी कि उसका हाथ स्वयं ही चाबी की ओर बढ़ गया। वह टोकरी फेंक कोठड़ी की ओर चली गई। अच्छा चौधरी, मैं चला, शिकारी को हींग खिलानी है, इससे वह खरगोश की बू फौरन सूंघ लेता है। मंगू दीवान खाने के चबूतरे की ओर चला गया। चौधरी हरदेव घोड़ी को खोस के पास खड़ा कभी मंगू की ओर देखता, कभी फाटक की ओर और कभी लच्छो की ओर। लच्छो ने तबेले की कोठरी का ताला खोल दिया, लेकिन वह आगे बढ़ा कि 2 कदम चलकर रुक गया और मंगू की ओर देखने लगा। मंगू ने हाथ से उसे जल्दी जाने का संकेत दिया। वह तेज कदम उठाता हुआ कोठरी की ओर बढ़ गया। लच्छो दरवाज़ा खोल अंदर चली गई। कोठरी भूसे से भरी हुई थी। उसमें एक और कपास की छड़ियाँ पड़ी हुई थी, उनके नीचे गेहूं के सिट्टे। लच्छो ने सिट्टों तक पहुंचने के लिए दरवाजे का एक पट बंद कर दिया। उसने सिट्टे उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसके सीने पर 2 हाथ रेंगने लगे। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और वह अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पर मारने लगी। मुझे छोड़ दो। लेकिन हरदेव की मजबूत गिरफ्त और भी मजबूत थी। लच्छो केवल हाथ मारकर ही रह गए। उसका अंग ढीला पड़ने लगा। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ दो वरना मैं चौधरी जी से कह दूंगी। क्या कहोगी? बात तो यूँ कहती हो जैसे सत्यवती बहुत हो। कपास की छड़ियाँ कुछ देर तक उनके बोझ तले कड़कड़ाती रही। फिर थोड़ी देर के बाद हरदेव कोठरी से निकल हवेली की ओर चला गया। लच्छो वहाँ भूसे पर बैठी रही, लेकिन उसने बाहर आहट सुनी तो जल्दी से उठी और अपनी झोली सिट्टों से भरने लगी। झोली भर उसने दरवाजे के दोनों पट बंद खोल दिए। वह अपना टोकरा उठा बगल वाले दरवाजे से चौधरी के रिहायशी मकान में चली गई। उसने टोकरा एक और रख दिया और मन को मारती हुई बोली, चौधरी जी रोटी दे दो। आंगन में धवरानी बर्तन साफ कर रही थी। उसने लच्छो की ओर देखा और फिर चौधरानी को बुलाने अंदर चली गई। थोड़े ही समय के बाद रात की बची हुई बासी रोटियां लेकर बाहर आ गई। लच्छो ने झोली के बजाय अपने हाथ आगे फैलाए तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई बोली, तेरी झोली में क्या है? कुछ भी हो, तुझे क्या, तू रोटी दे मुझे। लच्छो ने हंसने का प्रयास करते हुए कहा। यह सिट्टे कहाँ से लाई हो? चौधरी हरदेव ने दिए है। लच्छो ने अपना ताज़ा जख्म फिर नाखून से लगा लिया। धेवरी ने लच्छो की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और अंदर चली गई। लच्छो घर जाने की तैयारी कर रही थी कि चौधरानी बाहर आई और सख्त लहजे में बोली, यह तूने क्या किया? सिट्टे तो बीज के लिए रखे थे, तू इन्हें क्यों उठा लाई? चौधरानी जी, मैंने अपने आप नहीं लिए, मुझे चौधरी हरदेव ने दिए। कहता था इन्हें ढेर लगा रखा है। कहते कहते लच्छो को पसीना आ गया। कहर की धूप पड़ रही है, इन्हें ढोर कैसे लग गया? वो उस मोए मंगू को कई बार कहा है कि तबेले की कोठरी का दरवाज़ा खोलकर हवा लगने दिया करे। चौधरी को पता चल गया तो मेरी सामत आ जाएगी। तू इन्हें जो उठाने गई मुझसे दाने मांग लेती। फेंक इन्हें। चौधरानी ने लच्छो के और पाँव की ठोकरी बढ़ाते हुए कहा। लच्छो ने सिट्टे टोकरी में डाल दिए और खाली झोली लिए बाहर आ गई।
प्रीतो बार बार बाहर झांकती, लच्छो कहीं नहीं थी और वह जमीन पर बैठकर हाय हाय करने लगती। निकू खाट पर पड़ा पेट को दबाने लगता, मुंह में आता जो उसके वो बक देता। प्रीतो बच्चों के इर्द गिर्द रोते हुए आते देख मार कर भगा देती थी। निकू को देख बच्चे प्रीतो के पास से उसके पास आ जाए। प्रीतो अपने माथे को बाएं हाथ से ठोकते हुए बोली, आज तो लच्छो ने बहुत देर कर दी है। फिर वह रोटी मांगते हुए बच्चे को पुचकारने लगी, लेकिन जब जिद बढ़ती गई तो उन्हें गालियां देती हुई बोली, मोए सबर करो। प्रीतो की गालियों की और झिड़कियों का बच्चों पर कोई असर नहीं होता, वह पहले से ज़्यादा चीखने लगते। प्रीतो जानती थी कि वे बच्चे हैं। सुबह उन्हें लस्सी की केवल आधी कटोरी दी थी। प्रीतो अलसाई सी उठी और कोठरी में जा बर्तन देखने लगी। बच्चे भी उसके पीछे कोठरी में आ गए। जब वह बर्तन उठाकर अंदर झांकती तो बच्चे भी बर्तन पर झुक जाते, परंतु उन्हें अपने पेट की तरह खाली और मायूस पाते। उसने चौड़े मुंह वाले पतीले के देगचे में झाँका तो उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यह देख उसका क्रोध बढ़ गया। वह तीखी आवाज में बोली, मेरी माँ ने देगचा यह सोच कर दिया होगा कि प्रीतो के ससुराल में पकवान बनते होंगे, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ भंग ही भूनती हूँ। उसने देगचा उल्टा कर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में बोली, बेच दे इसे, इसमें कौन सी हमें खीर पकानी है। उसका सबसे बड़ा बेटा अमरू तुरंत बोला, ला मैं बेच आता हूँ। भटियार पुराने बर्तन ले लेता है। प्रीतो ने क्रोध में देगचा अमरू की ओर लुढ़का दिया और वह उसे सिर पर रख दोनों हाथों में थामे दरवाजे की ओर बढ़ा। वह दहलीज पार करने लगा तो प्रीतो के अंदर जैसे कोई चीज झटका खाकर टूट गई। उसने सोचा, यह देगचा तो उसकी माँ की निशानी है, इसे भी बेच रही है। रास्ते में अमरू ने सोचा कि एक दिन उसे गुरुद्वारे के महंत की गड़वी चुरा कर बेची थी तो उसके 10 आने मिले थे। यह देगचा तो बहुत बड़ा है, इसके चोखे दाम मिलेंगे। और वह तेज तेज हो गया। प्रीतो गिरती पड़ती गली तक उसके पीछे आई और यह देख कि अमरू मोहल्ले से बाहर कुएं की छपड़ी पार कर गया है। वह अपने आप से बोली, मुआ अब देगटा बेच कर ही आएगा। अमरू हाँफता हूँफता बाबू मटियार के पास पहुंचा और देगचा दिखाकर बोला, इसे तोलकर पैसे का हिसाब लगाओ, मैं अभी आया। अमरू दौड़ता हुआ छज्जू शाह की दुकान पर आ गया और तेज तेज सांच खींचता हुआ बोला, शाह जी 4 आने का गुड़, 1 आने का नमक और 8 आने का गेहूं का आटा और 1 डिब्बी सिगरेट। पल्ले पैसे भी हैं या ऐसे ही मांग रहे हो? छज्जू शाह ने अमरू को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। तुम सौदा बांधो, मैं अभी आया। अमरू फिर बाबू ठठेर की दुकान पर आया और इस दौरान डंडी मारकर देगचा उसने तोल दिया। उसने अमरू के हाथ पर 1.5 रुपया रखा तो वह तिलमिला उठा। ये क्या, 2 रुपया तो इतने बड़े देगचे का बनेगा ही। मैंने पहले ही दवन्नी ज़्यादा दी है, ऐसे पुराने पीतल को कोई इतने पैसों में नहीं खरीदता, ले जाओ इसको। शाह जी लाओ मेरा सौदा, उसने कह अपनी मुट्ठी खोली। छज्जू शाह ने अमरू के हाथ में पैसे देखे तो हैरान रह गया और तराजू संभालते बोला, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? शाह जी तुम्हें पैसे से मतलब है या बातें करने से? बात तो ठीक है, मुझे तो केवल पैसों से मतलब है। छज्जू शाह ने अमरू का लहजा देखा और उसे सौदा दे दिया। अमरू ने सिगरेट की डिबिया रास्ते में सरने नाई के घर के बाहरी दीवार पर एक ईंट पर खिसका दी। लच्छो घर पहुंची तो प्रीतो उतावली हो रही थी। कहाँ लगा दी इतनी देर? तेरी राह देखते देखती आंखें पक गई। लच्छो ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। खाली टोकरा फेंक उसने झोली से बासी रोटियां निकाल अपनी माँ के हाथ में थमा दी और एक और जमीन पर बैठ गई। प्रीतो बाहर आई और काली को बुनियाद बनाते हुए देख बोली, बेटा मेरी तरफ जरा सी भी जमीन न छोड़ना, तेरी पक्की जमीन के सहारे हमारी कच्ची जमीन भी खड़ी रहेगी। काली ने उत्तर दिया, नहीं चाची, मैंने एक हाथ जमीन छोड़ दी है, जब भी तुम पक्का मकान बनवाना तो इधर बढ़ा लेना। तो प्रीतो ने कहा, पक्का मकान कौन बनाएगा काका, यहाँ तो एक डंग की रोटी भी नहीं है। तेरा चाचा खाट पे पड़ा है, 3 दिन से मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। लच्छो, प्रीतो आगे कुछ न कह सकी। बात का रुख बदलते हुए बोली, मैं बाहर निकली थी कि किसी के घर से आटे की चुटकी लाऊं ताकि बच्चों के पेट में कुछ जाए। फिर वह कुछ क्षण चुप रही। सुना, तेरी चाची कहाँ है? यही है चाचे, अब क्या हाल है? काली ने पूछा। कोई हाल नहीं, खाट पर पड़ा हाय हाय कर रहा है। कोई दवा दारू किया कि नहीं? दवा दारू? प्रीतो ने काली को अजीब नजरों से देखा। खोखली हंसी के साथ बोली, सवेरे से भूखे बैठे हैं घर में, नसवार लेने के लिए भी आटा नहीं है, दवा दारू कहाँ से आएगी? प्रीतो की आंखें भर आई। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, घर से निकली थी कि किसी से बाजरे या मकई का आटा मांग लाऊं? चाची से ले लो, कह काली स्वयं चाची की ओर बढ़ गया और उसकी खाट के पास जाकर बोला, चाची आटा कहाँ पड़ा है? प्रीतो चाची मांग रही हैं।
इतने में प्रीतो भी चाची के पास आ गई और उसका हाल पूछने लगी। चाची ने निक्कू का हाल पूछा तो तनक कर बोली, ठीक है। उस समय तो उछल बहुत रहा था, अब कई दिनों के लिए खाट से बंध गया है। काली आटे का बड़ा किटोर भर लाया। गेहूं का आटा देख प्रीतो दंग रह गई। उसने काली के सामने झोली फैला दी और फिर उसे समेटते हुए बोली, मुझे किटोरा ही दे दो। झोली में डाला तो बहुत सा आटा उसके साथ चिपक जाएगा। कटोरा मैं लच्छों के हाथ भेज दूंगी। प्रीतो आटा का कटोरा ले अपने घर जाने के लिए गली में आई, लेकिन फिर पलट आई और चाची से बोली, गुड़ हो तो एक भेली दे दो, सवेरे दे दूंगी, तेरे देवर को दे दूंगी। कहता है खड़ा होता है तो चक्कर आता है। मेरे घर में तो नाम के लिए भी गुड़ नहीं है, कहे चाची धीमे स्वर में बोली। काका खांड वाली चाय पीता है, मैं भी जब कभी दिल चाहे तो उसे मीठा कर लेती हूँ। फिर तो हैरानी से सोचने लगी, काली गेहूं का आटा खाता है, खांड पीता है, इसीलिए तो इतना अक्लमंद है। उसे यूं महसूस हुआ जैसे काली बहुत अमीर है। आटा ले प्रीतो अपने घर चली आई। लच्छों के हाथ में थमाती हुई बोली, ले तू रोटी बना ले। वह स्वयं निक्कू के पास जमीन पर बैठती हुई बोली, देख काली गेहूं का आटा खाता है, खांड पीता है, और एक तू है कि सारी उम्र घर में पड़ा खाट तोड़ रहा है। अगर तू भी शहर चला जाता तो हम सब जब सुख चैन से रहते। फिर वह दीवार के सहारे अधलेटी बुरबुराने लगी, अच्छे कर्म हैं जो ये लोग सुख से रह रहे हैं। घर में गेहूं का आटा देख सब बच्चे लच्छों के इर्द गिर्द जमा हो गए, जैसे कोई विशेष चीज़ पक रही हो। आज तो मैं 4 रोटियां खाऊंगा, मैं 6, और मैं तो सब खा जाऊंगा। सब बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। इतनी देर में अमरू भी देगचा बेचकर सामान ले आया। प्रीतो ने उसकी झोली को ऊपर तक भरे हुए देखा तो चीख कर बोली, मोया बेच आया देगचा? अब तक पड़ा था तो तेरी आंखों में खटकता था, अब अमर हो जाएगा, अब सबर हो जाएगा। अमरू ने प्रीतो की बातों को अनसुना करते हुए कहा, गेहूं का आटा लाया हूँ और गुड़ नमक भी। प्रीतो ने गुड़ का नाम सुना तो देगचे को भूल गई और चीखती आवाज में पूछा, गुड़ कहाँ है? ला मुझे दे। अमरू ने 2 ढेलियां रखकर बाकी गुड़ उसके सुपुर्द कर दिया। प्रीतो ने गुड़ की एक ढेली लच्छू की ओर फेंकते हुए कहा, ले पुत्र तू खा ले, तुझे तो गुड़ बहुत प्यारा है। बच्चे गुड़ पर टूट पड़े और प्रीतो के चीखने चिल्लाने और मारपीट के बाद भी छीना झपटी करके इधर उधर भाग गए। प्रीतो को देगचा फिर याद आया और वह अमरू को गालियां देती हुई बोली, मोया घर उजाड़ू है, बेटा बाप से भी 2 कदम आगे। 17वां भाग शुरू होता है उपन्यास का, और इस भाग में काली और मिस्त्री संता सिंह दोनों ही पहले ही दिन काफ़ी ऊंची दीवार उठा देते हैं। यह दीवार तो अमर बेल की तरह ऊंची हुई है और नापते हुए कहते हैं, असल में राज के साथ गारा ईंटा देने वाला आदमी चुस्त हो तो काम जल्दी होता है। अगर दिहाड़ी पर मजदूर लगाया जाए तो दिन में 3 बार हुक्का पिएगा और 20 बार उसे प्यास लगेगी और 50 बार उसे पेशाब आएगी, इसी में हो जाती है देर। मिस्त्री तुम्हारा हाथ बहुत साफ है, कई मिस्त्री ईंट को तोड़ने में ही आधी घड़ी लगा देते हैं, तुम तो एक ही चोट में ईंट को इस तरह मार के 2 टुकड़े कर देते हो जैसे आरी से चीरा गया हो। काली ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्त्री जी तुम्हारा संता सिंह प्रसन्न हो गया, बोले, तुमने जोड़े का गुरुद्वारा देखा होगा। यह गुरुद्वारा 8 मिस्त्रियों ने बनाया था, लेकिन मैंने अपना हिस्सा 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। दीवार का निरीक्षण करने के बाद संता काली के बहुत निकट आया, गोपनीय स्वर में बोला, एक बात पूछूं? काली ने सिर हिलाया। यह जो लड़की तेरे घर आती है मंगू की बहन है ना? हाँ, तेरा इसके साथ कुछ खास संबंध मालूम होता है। संता ने अभी अपनी बात पूरी न की कि काली के तेवर बदल गए। यह देख उसने बात पलटते हुए कहा, मेरा मतलब यूं तो गांव की हर लड़की बहन के माफिक होती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ज्ञानू सारा दिन तेरे घर में क्यों घुसी रहती है। वैसे कोई हर्ज नहीं है, मन मिलने की बात है। जाट लोग तो अपनी सगी बहन की ही सौगंध खाते हैं। संता काली की ओर देखने लगा और उससे खामोश पाकर बोला, अपने मन की बात तो तू ही जानता होगा, लेकिन वह लड़की तेरी आंख के इशारे के इंतजार में है और उसे पाते ही पके हुए बेर की तरह तेरी गोद में आ जाएगी। संता खी खी करता हुआ हंसने लगा और अपने अंग अंग को अकड़ाता हुआ बोला, क्या मंगू का पक्का मकान बनाने का इरादा नहीं है? काली ने संता की ओर ध्यान से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मिस्त्री तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता? संता सिंह पहले तो खिलखिलाकर हंसने लगा और फिर एकदम गंभीर हो गया। काली ने अपनी बात फिर दोहराई तो एक एक शब्द को चबाता हुआ बोला, अब ब्याह का क्या होगा, समय निकल चुका है। उसने निराश हो लंबी सांस छोड़ी और अपना सामान समेटने लगा। काली ने पूछा, जवाब दो, मेरी बात क्यों टाल रहे हो? संता ने तो
तेसी कहाँ सामते हुए कहा, मेरे बाप ने मुझे तेसी थमाया और ईंट रखना बचपन से सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन बेशतर इसके वह मुझे घर बनाना सिखा सके। वह दुनिया से चल बसा। जब मुझे घर बनाने का ढंग आया तो समय गुजर चुका था। मेरे माँ बाप भाई दोनों में से कोई नहीं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है किसके माँ बाप हमेशा जिंदा रहते हैं? तू अभी ये बात कह सकता है। सोच, तेरी चाची सिर पर बैठी है। मेरी एक मौसी थी, उसको मेरे ब्याह का फिक्र था। एक दो जगह बातचीत की, लेकिन फिर उससे मौत ने आ घेरा। कुछ क्षण के लिए वह चुप रहा। फिर बोला, कालिदास, लोग लड़की नहीं देते बल्कि उनके माँ बाप देखते हैं, खानदान देखते हैं। जब होगा ही नहीं तो कौन शादी करेगा? संता सिंह की उदासी गहरी होती जा रही थी। उसको छिपाने के लिए वह हंसा और बोला, चलो आधी रात गुजर गई है। काली भी उदास हो गया। उसे देख संता ने कहा, आदमी के पास 4 खेत हो तो अर्थी में लेट कर भी शादी कर सकता है, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले किसी पर यदि किसी का साया न हो तो शादी भी नहीं होती। काली ने मिस्त्री को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई कि तुम शादी न कर सको। भाई, तुम्हारा अभी भी जतन हो सकता है, कहीं कोई रिश्ता मिले तो कर लेना। संता को क्रोध आ गया और घृणा से बोला, नाहर सिंह के बारे में कह रहे हो? वह मेरी शादी करा चुका। भाभी ने तो उसे इस तरह बस में कर रखा है कि वह बाकी सब रिश्ते भूल गया। अब तो उससे गांव का भी नाता नहीं है। पिछले साल मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी कि मकान की छत खराब है, अगर कुछ मदद दो तो सहतीर और कड़िया डाल दूं। उसने मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। संता सिंह काली की बात से गंभीर हो गया। उसने अपनी आंखें फैलाकर बोला, मेरी भाभी नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। अगर वह चाहती तो अपनी छोटी बहन से मेरी बात चला सकती थी, पर वह हमेशा टाल मटोल करती थी और अब कहती है कि मेरे बेटे को गोद ले लो जिससे तुम्हारा भी कुल जले, पर पराए तेल से कुल का दीपक नहीं जलता। काली कुछ देर सोचता हुआ बोला, मिस्त्री जी, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, कहीं से औरत खरीद क्यों नहीं लेती? इस काम में बहुत ठगी है। मुझे तो 50 रुपए गंवाने के बाद ही अकल आई, लेकिन कई लोगों ने इस काम में बहुत नुकसान उठाया है। जोड़े के सरदार पूर्ण सिंह का तो घर बार लूट गया। वह एक औरत खरीद कर लाया। वह 7 दिन उसके साथ रही, घर की हर चीज़ की टोहली, और एक रात जब पूर्ण सिंह जिला कचहरी गया तो वह घर का सारा सामान झाड़ू लगा कर पूर्ण सिंह को थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और वह चली गई। अभी तक कुछ पता नहीं चला। मिस्त्री, तुम्हारे साथ कैसे ठगी हुई? काली ने दिलचस्पी से पूछा। छोड़ो इस बात को, संता ने उचटते हुए कहा। परंतु जब काली ने जीत पकड़ी तो वह बोला, बाबा के लाला बनारसी दास को तो तुम जानते ही हो। उसने मेरे साथ बहुत दिनों तक उठना बैठना रखा। उसने 3 मंजिला मकान बनवाया है मुझसे। उसी ने एक आदमी के साथ 300 रुपये का सौदा तय कराया। उसने हमसे 50 रुपये का बयाना लिया और औरत लाने की बात कही और बात पक्की करके गया। शाम को वह कहकर गया कि 3 दिन के बाद ब्याह की तैयारी करना, और आज तक ना आया। काली फिर भी उसको समझाता है कि तुम अभी भी ब्याह कर लो, अभी कुछ समय नहीं बीता। संता सिंह फिर चाची से बोलता है, चाची, मकान बन जाए तो काली की शादी कर देना। चाची ने चारपाई से उठते हुए कहा, मिस्त्री जी, मैं तो कह कह कर हार गई हूँ, तुम इसे समझा दो। निक्को की पत्नी प्रीतो अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आई है। संता सिंह काली के कान के निकट अपना मुंह ले जाकर बोला, प्रीतो की भतीजी से कभी ब्याह मत करना। अगर वह अपनी बुआ जैसी निकली तो तुम्हें अपने बच्चों की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। संता सिंह बहुत जोर से हंसने लगा। काली मुस्कुराया और संजीदा हो गया। संता सिंह की हंसी से बेनियाज चाची ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं 7 लड़कियों की तलाश कर लूँगी। इसकी उम्र के तो लड़कों के 4-4 बच्चे हो गए, पर यह नाम ही नहीं लेता है। फिर संता ने कहा, जल्दी ही काली शादी कर लो ताकि चाची के भी दिन 4 हो जाएं, बहू से सेवा करवा लें। मिस्त्री जी, तू ठीक कहता है, मेरा भी आखिरी पहर है, इसका शरीर का क्या पता कब हो जाए। कुछ इससे कहती हूँ शादी कर ले, पर यह सुनता ही नहीं। चाची, किससे ब्याह की बात कर रही हो? ज्ञानों ने खुश होते हुए कहा। मिस्त्री जी काली का ब्याह कराने के लिए कह रहे हैं, चाची ने उत्तर दिया। अच्छा चाची, जल्दी करो, हम ढोलकी बजाएंगी और गिद्दा नाचेंगी। ज्ञानों ने और भी ज़्यादा खुश होते हुए कहा। ज्ञानों की बात सुन चाची मुस्कुरा दी और उसकी झुर्रियों भरे आंखों में आंसू आ गए। काली चुप था। ज्ञानों की ओर संत सिंह ध्यान से देख रहा था और उसकी नज़र उसके कपड़ों को चीर जाना चाहती थी। वह ज्ञानों की बात सुन खिलखिला उठा और काली के कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, यह लड़की तो तेरे से ऐसे बात कर रही हो जैसे तेरी बाग पकड़ेगी। संता सिंह ने बहुत जोर का ठहाका मारा और अपने औजारों की बोरी पीठ पर लटका गली में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।